सबको लगा कि अब सब सामान्य और शांत हो गया है। तभी अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और सभी की नजरों के सामने एक बड़ा जादुई जानवर उस तालाब से बाहर निकला। वो जानवर आसमान के रंग बिरंगे बादलों से आ रही रोशनी में चमक रहा था। देखने में वो एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था। उसके बड़े बड़े भयानक दांत नजर आ रहे थे। जब उस जादुई नीले रंग के ड्रैगन ने अपनी नजरों के सामने 100 से भी अधिक योद्धाओं को देखा तो उसने एक तेज दहाड़ निकाली। अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से चारों ओर देखते हुए उस ड्रैगन ने भारी और भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी ट्रेनिंग खराब करने की जुर्रत की और मेरे गंगा जल मूल तत्व खजाने पर नजर गड़ाई। मैं तुम सबको यही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने वहां से उड़कर दूर भागते वेताल दल के 3 योद्धाओं को देखा, जिनके शरीर उस आवाज और दहाड़ को सुनते ही कांपने लगे। वो महसूस कर पा रहे थे कि उस भयानक नीले ड्रैगन की शक्तियों से उनका खून जमने लगा है और उनके शरीर की शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। इसी कारण से वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस तालाब के नीले ड्रैगन की शक्तियां कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी और उसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। उस नीले ड्रैगन ने हिलने की कोशिश तक नहीं की और तभी अचानक उड़कर दूर भागते तीनों वेताल दल के लोगों के आगे एक बर्फ की दीवार दिखाई देने लगी। उस दीवार को उन तीनों शक्ति रैंक के योद्धाओं ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की दीवार पर कुछ खरोंचों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। अगले ही पल एक नीले रंग की रोशनी उनसे टकराई और एक पल में ही उनके शरीर हवा में जमकर बर्फ के पुतलों में बदल गए और ऊंचाई से गिरने के कारण टूटकर बिखर गए। जब बाकी लोगों ने यह नजारा देखा तो सभी शक्ति रैंक से नीचे के लोग डर और खौफ के कारण वहां से भागने लगे, जिसे देखकर उस नीले ड्रैगन ने हंसते हुए भारी और भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने क्या सोचा मैं कोई मामूली जादुई जानवर हूँ? मैं हूँ दिव्य गंगा जल मूल शक्ति बीस्ट। मैं इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद आखिर एक दिव्य जल मूल शक्ति बीस्ट बनने वाला था, लेकिन तुम कमजोर इंसानों ने मेरी ट्रेनिंग खराब कर दी। अब तुम सब मरोगे। और फिर उसने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की, जो देखते ही देखते नीले समंदर की तरह फैलने लगी और अपने सामने आने वाली हर जिंदा चीज को चबाने लगी। उसके सामने आने वाले लोगों के शरीर धमाकों के साथ फटने लगे। जब महाशक्ति रैंक के दाना ने यह नजारा देखा तो वो समझ गए कि उनके सामने एक आखिरी पड़ाव का महाशक्ति बीस्ट खड़ा है, जिससे मुकाबला करना उनकी काबिलियत से बाहर है। इसलिए उन्होंने भारी आवाज में कहा, पीछे हटो सभी, इस नीले ड्रैगन की शक्ति हम सबसे ज्यादा है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में खौफ नजर आने लगा, क्योंकि वो खुद भी एक तीसरे पड़ाव के महाशक्ति रैंक योद्धा थे। वो जानते थे कि अगर वो भी उस शक्ति बीज से मुकाबला करने गए तो कुछ ही हमलों में मारे जाएंगे। जैसे ही दाना की आवाज नागिनी कबीले के लीडर अदम के अलावा धर्मा, गिरजा, भीमा, नाज और बाकी सब तक पहुंची, जो कि उस महाशक्ति बीस्ट के करीब थे, वो पूरी रफ्तार से उस तालाब से दूर जाने लगे। लेकिन उनकी ये रफ्तार दिव्य गंगा जल मूल शक्ति बीज से बचने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि उसका हमला तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। ये देखकर अचानक वहां ताकतवर शक्तियां नजर आने लगी और वो कोई और नहीं बल्कि महाशक्ति दाना और वैद्य नजूमी थे, जिन्होंने अपने शरीर से बेशुमार शक्तियों को निकालकर उस बीज के चारों ओर एक 4 दीवारी बनानी शुरू कर दी। वो शक्तियों की दीवार 100 फुट से भी ज्यादा मोटी थी। जैसे ही उस नीले ड्रैगन ने 2 इंसानों को अपने हमलों को रोकते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी उभर आई और उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों महाशक्ति रैंक योद्धा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मामले में टांग अड़ाओगे? ऐसा कहते हुए उसने अपने मुंह से बहुत सारी शक्तियां छोड़ी, जो बाढ़ की तरह आगे बढ़ने लगी और शक्तियों से बने 100 फुट से भी ज्यादा मोटे उस कवच में दरारें नजर आने लगी। लेकिन तब तक धर्मा, गिरजा और भीमा, जो कि शक्ति रैंक से नीचे के योद्धा थे, उन्हें नाज और बुजुर्ग सजैन ने अपनी शक्तियों की मदद से उस इलाके से बहुत दूर पहुंचा दिया था। अचानक शक्तियों का वो 100 फुट मोटा कवच एक झटके में टूट गया और दाना नजूमी के मुंह से खून का फवारा निकल पड़ा, जिसके चलते उनके शरीर उड़ते हुए पीछे जा गिरे। लेकिन किस्मत से नीले ड्रैगन के हमले से वो और भी तेजी से दूर चले गए। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग जो अकेले ही उस तालाब पर बिना तैयारी के आए थे, वो पल भर में ही मारे गए। दूसरी ओर लीडर अदम, जो कि शक्ति रैंक के आखिरी पड़ाव पर था, वो खून की उल्टियां करता हुआ पीछे हट गया। तभी पिशाच साम्राज्य के वेताल दल से आए रहस्यमय बूढ़े आदमी ने बड़े गौर से उस मूल शक्ति बीज को देखते हुए नाराजगी से कहा, तुम भले ही महाशक्ति बीज के आखिरी पड़ाव पर हो, लेकिन तुम हो तो एक जादुई जानवर और मैं तुमसे नहीं डरता। ऐसा कहते हुए उसने अपने शरीर से लाल खून के जैसी शक्तियों को निकालना शुरू किया। ये देख सभी की नजरें उस रहस्यमय बूढ़े आदमी की ओर गई, जो सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहने था और उसके शरीर से भयंकर शक्तियां बाहर निकल रही थी। उसे देखकर अदम के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट उभर आई और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए वो उस जगह से दूर अपने कबीले के लोगों की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी ओर एक 6 फुट के बूढ़े इंसान को खुद से बदतमीजी से बात करते देख उस नीले ड्रैगन का ध्यान सभी से हटकर उसकी ओर गया। उसके शरीर से निकलती शक्तियों को देखकर मूल शक्ति बीज जोर जोर से हंसने लगा और बोला, 7वें पड़ाव का महाशक्ति योद्धा और बातें इतनी बड़ी बड़ी, मूर्ख इंसान, ये शक्तियां तुझे यहाँ से भागने में भी मदद नहीं कर पाएंगी। ऐसा कहते हुए मूल शक्ति बीज के शरीर पर नीले क्रिस्टल रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगे और साथ ही उसके मुंह के आगे एक 100 फुट बड़ा नीला गोला नजर आने लगा, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके अंदर कितनी ताकत मौजूद थी।
सभी की खौफ भरी नजरों के सामने वो ताकतवर हमला तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बेताल दल के उस योद्धा से टकराने ही वाला था कि तभी उस योद्धा की भयानक हंसी उस पहाड़ी झरनों के इलाके में सुनाई देने लगी। इसे सुन नागिनी कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा, ये बेताल दल से आया बूढ़ा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। मैं भी इस पर अपने महाशक्ति रैंक के बावजूद हमला नहीं कर पा रहा था और अब तो मैं इसकी शक्ति को महसूस तक नहीं कर पा रहा हूँ। सभी की नजरों के सामने वहां एक लाल रंग के खून का दरिया नजर आने लगा और जैसे ही वो शक्तियों का नीला गोला उस लाल दरिया से टकराया, वो एक अजीब बदबू के साथ छोटा होने लगा और बेताल दल के उस रहस्यमय बुजुर्ग तक पहुंचते पहुंचते 10 फुट का रह गया, जिसे उस योद्धा ने अपने हाथ में शक्तियों को भरकर ताकतवर मुक्के से नाकाम कर दिया। मूल शक्ति बीस्ट के ताकतवर हमले को इतनी आसानी से नाकाम होते देख दाना और नजूमी की आंखें हैरानी से सिकुड़ गई और दाना गंभीर आवाज में बोले, ये तकनीक तो बहुत असरदार है। मैंने इस तकनीक को किसी के पास देखा है। ऐसा कहते हुए वो सोच ही रहे थे कि तभी खूनी कबीले के धर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, यह तकनीक विद्युत के पास है, लेकिन उसके पास इस तकनीक का बस एक छोटा सा हिस्सा है और इसका एक हिस्सा मेरे कबीले के पास है। यह प्राचीन तकनीकों में से एक है जिसमें खून की मदद से अपनी शक्तियों को 2 पड़ाव तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई इस तकनीक के 10 हिस्सों को सीख ले तो उसकी ताकत 5 पड़ाव तक बढ़ सकती है, लेकिन बेताल दल अपने कबीले के शक्ति रैंक के योद्धाओं तक को 2 ही हिस्से देता है और ये इंसान महाशक्ति रैंक पर है, यानी इसके पास 3 हिस्से हैं। इसका मतलब इसकी शक्तियां और मूल शक्ति बीज की शक्तियां इस वक्त एक बराबर है। ऐसा कहते हुए खूनी कबीले के धर्मा के चेहरे पर नाराजगी थी, जिसे महसूस कर महाशक्ति दाना ने उससे फिर कुछ नहीं पूछा। वहीं दूसरी ओर बेताल दल के रहस्यमय बुजुर्ग और मूल शक्ति बीज ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे पर भयानक हमले कर रहे थे, जिससे वहां की पहाड़ियों तक में दरारें नजर आने लगी और इसी वजह से उस तालाब का आकार और भी बड़ा होता जा रहा था। दोनों के मुकाबले को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों एक दूसरे पर बेरहमी से हमला किए जा रहे थे। जहां सभी की नजर उस मुकाबले पर थी, वहीं दूसरी ओर नाज अपनी आंखों में फिक्र के साथ तालाब की ओर देख रही थी। नाज को देखकर खूनी कबीले के धर्मा ने गंभीर भाव से कहा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस मूल शक्ति बीज ड्रैगन ने पल भर में शक्ति रैंक के योद्धाओं को मार दिया, विद्युत उससे बचने में कामयाब हो पाया होगा। ऐसा कहते हुए धर्मा ने नाज की ओर देखा, जिसका चेहरा धर्मा की बात सुनकर काला और भयानक पड़ गया था। जवाब में नाज ने नाराजगी से कहा, अपना मुंह बंद रखो, मैं जानती हूँ वो लड़का अभी जिंदा है। तभी नाज के कानों में वैद्य नजूमी ने धीमी आवाज में कहा, नाराजगी और गुस्से का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं या महाशक्ति दाना भी उस तालाब में होती तो शायद हमारा बचना नामुमकिन होता और विद्युत तो केवल अजय रैंक का योद्धा है। हालांकि दाना को अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वो भी जानते थे कि एक आखिरी पड़ाव का महाशक्ति मूल बीज, जिसका जन्म एक खास शक्ति के साथ होता है, वो शक्ति को हासिल कर एक दिव्य जानवर में बदल जाता है। ऐसे खतरनाक बीज से बचकर निकलना एक अजय रैंक के योद्धा के लिए नामुमकिन था। क्या वैद्य नजूमी की बात सच है? क्या खतरनाक बीज से बचकर निकल जाना चाहिए? मैं नजूमी, सजैन और नाज के साथ कुछ देर और विद्युत का इंतजार करूंगा। अगर वो तालाब से बाहर आया तो हम उसे किसी भी कीमत पर बचा कर ले आएंगे। वहीं दूसरी ओर धर्मा, भीमा और गिरजा, जो कि पहले ही इस जगह से जाना चाहते थे, उन्होंने कोई एतराज नहीं जताया और हामी में सिर हिलाकर वहां से जाने लगे। लेकिन नाज को तो जैसे उनके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो अपनी चिंता भरी नजरों से पहाड़ों के बीच मौजूद उस तालाब को देख रही थी, जिसमें कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। उनकी नजरों के सामने दूर आसमान में 2 ताकतवर शक्तियां एक दूसरे पर बार बार हमला कर रही थी और कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वहां पर शक्तियों के टकराव से भयानक धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन महाशक्ति दाना और वैद्य नजूमी हैरान थे कि नागिनी कबीले के सभी ताकतवर बुजुर्गों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। नजूमी हैरानी से बोले, मुझे समझ नहीं आता कि इनके लीडर आदम के जख्मी होने के बावजूद ये लोग अब भी यहाँ मौजूद क्यों हैं? बुजुर्ग दाना अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोले, हाँ, मुझे भी हैरानी है कि नागिनी कबीला जो इस खजाने पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, अचानक पीछे क्यों हट गया। ये सुनकर नाज बोली, नागिनी कबीला बहुत शातिर है, ये जरूर इंतजार कर रहे हैं उस मौके का जब गंगाजल, मूल शक्ति ड्रैगन और बेताल दल का वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जख्मी और कमजोर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये जरूर दोनों पर हमला कर उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करेंगे और खुद उस गंगाजल मूल शक्ति को तालाब में जाकर हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहते हुए नाज की नजर उस तालाब पर थी, जो अब एक बहुत बड़ी झील की तरह नजर आ रहा था। बड़े आकार के बावजूद भी कोई भी महसूस कर सकता था कि उस तालाब में एक खास शक्ति थी, जिसे वो ढेर सारा पानी भी छुपा नहीं पा रहा था। अचानक नाज की नजर एक परछाई पर पड़ी, जो हल्के पर्पल रंग की थी, जिसे देख नाज ने अपनी शक्तियां निकालनी शुरू की और उस ओर कदम बढ़ाया ही था कि तभी दाना और नजूमी ने आगे आकर उसे रोक लिया और गंभीर आवाज में कहा, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो नाज? क्या तुम भूल गई कि अगर गंगाजल मूल शक्ति बीज ड्रैगन ने तुम्हें उस तालाब के करीब जाते महसूस कर लिया तो वो एक पल में तुम्हें खत्म कर देगा? उन दोनों की बात सुन नाज ने दांत पीसते हुए कहा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो पर्पल पॉइजन बीस्ट मौके का फायदा उठाकर उस तालाब में घुसने में कामयाब हो गया है और अगर उसने वहां विद्युत को देख लिया तो वो उस पर हमला कर देगा। ऐसा कहते हुए नाज की आवाज में घबराहट थी, जिसे महसूस कर बुजुर्ग सजैन ने गंभीर आवाज में कहा,
नाज, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर विद्युत जिंदा भी होगा तो इस 5वें पड़ाव के पर्पल पॉइजन बीज से उसे कोई खतरा नहीं। तुम शायद भूल रही हो कि विद्युत को उस तालाब में गए 2 दिन हो चुके हैं, और अगर वो अब भी उस तालाब में मौजूद होगा तो उसके जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके होंगे, क्योंकि महाशक्ति गोली के साथ मैंने भी विद्युत को जड़ी बूटी से बनी दवा दी थी। इतना कहकर बुजुर्ग सजैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विद्युत भले ही उस वक्त जख्मी था, लेकिन वो अपनी उस हालत में भी हम सब की बातें सुन सकता था। इसलिए उस गोली को खाने के बाद पर्पल बीस्ट का उस पर कोई असर नहीं होगा। रही बात उसकी शक्तियों की, तो याद करो कि विद्युत ने जख्मी होने के बावजूद लीडर अदम का क्या हाल किया था। इसलिए अगर पर्पल बीस्ट उस पर हमला भी करता है तो उसके लिए विद्युत को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। वो लड़का सच में लाजवाब है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग सजैन मुस्कुराने लगे। सजैन की बात सुनकर नाज ने राहत की सांस ली और अपनी शक्तियों को अंदर लेकर दूर आसमान में चलते मुकाबले को देखने लगी। उन दोनों के हमले अब पहले जितने ताकतवर नहीं रह गए थे, जिसे देखकर महाशक्ति दाना ने गंभीर आवाज में कहा, नाज ने सही कहा था। नागिनी कबीले के ये बुजुर्ग भले ही आधे नाग हैं, लेकिन इनका दिमाग किसी जादुई लोमड़ी से कम तो बिल्कुल नहीं है। मुझे बेताल दल के उस बूढ़े बुजुर्ग के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस खजाने को वो हासिल करने की सोच रहा था वो उसके हाथ से पहले ही छिन चुका है। ऐसा कहते हुए महाशक्ति दाना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी और उनकी नजर नागिनी कबीले के लोगों पर थी। वो अपनी नजर तालाब की ओर करते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ कि विद्युत सही सलामत हो। ये बोलते हुए जैसे ही उनकी नजर नाज के उदास चेहरे पर पड़ी तो वो सोचने लगे। विद्युत ने इस बेरहम दिल लड़की तक को उसके लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इन सब बातों से दूर विद्युत तालाब की गहराई में लगातार ट्रेनिंग में लगा हुआ था। उसे मालूम ही नहीं था कि उस तालाब में गए उसे 3 दिन होने वाले थे और उसकी हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी। इस दौरान नागेश भी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे तालाब के अंदर मौजूद शक्तियां अब 3 हिस्सों में बट रही थी, विद्युत, नागेश और उस गंगा जल मूल तत्व शक्ति बवंडर की ओर, जिसमें एक नीले रंग की शक्ति का गोला बन गया था जो करीब 100 फुट से भी बड़ा था और उस गोले में ताकतवर शक्तियां मौजूद थी। वहीं इस कोहरे की घाटी से मीलों दूर एक आलीशान कमरे में मिस रोजी आचार्य थामा की आंखें खुलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद थामा अपनी आंखें खोलते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम्हें इस बूढ़े थामा की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं अब पहले से काफी बेहतर हूँ। तुम्हें रहस्यमय दरवाजा दल के मुकाबले पर नजर रखनी चाहिए। आचार्य थामा की बात सुनकर रोजी उन्हें चाय देते हुए हिचकिचाहट के साथ पूछने लगी, क्या विद्युत ठीक है आचार्य? ये पूछते हुए मिस रोजी के चेहरे पर उदासी थी, जिसे देख आचार्य ने चाय की प्याली हाथ में लेते हुए कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो किस हाल में है, लेकिन मैं विद्युत और अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ। अगर उसकी जान पर ऐसा कोई भी खतरा आया जिससे वो खुद या अपने साथियों की मदद से नहीं निकल पाया तो मेरा दोस्त उसे मरने नहीं देगा। वो अपनी जुबान का पक्का है। अगर उसने वादा किया है तो वो विद्युत को लेकर ही लौटेगा। ये सुनते ही मिस रोजी ने हड़बड़ाते हुए कहा, धर्मा, भीमा और नाज के न होने से इस मुकाबले को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि नाज दल की सबसे बड़ी राजकुमारी है। लेकिन अब जब धर्मा आ गया है तो मुकाबला शुरू हो चुका है। धर्मा और भीमा दोनों ही मुकाबला जीत चुके हैं। आचार्य थामा, क्या आपको लगता है कि विद्युत वक्त रहते यहाँ आ पाएगा? ऐसा कहते हुए मिस रोजी के चेहरे पर फिक्र थी। देखो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि विद्युत पहले भी इस मुकाबले को जीतने के काबिल था। ये तो तुम्हें शक था उसकी काबिलियत पर, और तुमने ही मूल शक्ति जैसी गोली के लिए विद्युत को अपनी दोस्त हरमाइनी के कहने पर उस अनजान इंसान के साथ जाने को कहा था। अब वो वक्त से पहले आए या वक्त के बाद, मैं इस मामले में कुछ ठीक से नहीं कह सकता। ऐसा कहते हुए आचार्य थामा ने रोजी को चाय के लिए शुक्रिया अदा किया। रोजी ने हामी में सिर हिलाया और उस आलीशान कमरे से बाहर जाने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें नजर आ रही थी। वो मन ही मन उस बात को याद कर रही थी जब उसने अपने एक सेवक को धर्मा और भीमा के पास विद्युत का हाल जानने के लिए भेजा था, तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय अपने चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा था, हम नहीं जानते कि विद्युत जिंदा है या मर गया, बस इतना बता सकते हैं कि वो एक खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ है। जब रोजी ने अपने सेवक के मुंह से ये बात सुनी थी तभी वो बहुत परेशान हो गई थी और विद्युत का हाल जानने के लिए सीधे आचार्य थामा के पास आ गई थी। एक और जहां रोजी विद्युत की सलामती की खबर न मिलने से परेशान थी, वहीं दूसरी ओर विद्युत लगातार शक्तियों को सोखता जा रहा था। उसके शरीर में मौजूद शक्तियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके शरीर के शक्ति बिंदु तेज रोशनी से चमकने लगे। साथ ही विद्युत ने महसूस किया कि उसके शरीर के ऊपर शक्तियों का बवंडर तेज रोशनी के साथ कांपने लगा था, जिसके चलते वो मन ही मन बोला, लगता है मैं अगले रैंक पर पहुंचने की कगार पर हूं। वहीं दूसरी ओर नागेश एक दिव्य जानवर होने के कारण पहले ही अपने मूल रैंक को हासिल कर चुका था और अब उसके हरे शरीर पर एक हल्के नीले रंग की आभा नजर आने लगी थी। इसलिए वो हैरानी से अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। साथ ही नागेश चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए उस तालाब के अंदर का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी ओर आती एक ताकतवर शक्ति महसूस हुई, जिसे महसूस कर नागेश के रोंगटे खड़े हो गए। नागेश का रैंक अब बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से महसूस कर सकता था कि उसकी तरफ आती वो शक्ति कितनी ताकतवर थी। इतना ही नहीं, नागेश उन शक्तियों को पहचान गया था और ये समझ गया था कि वो किसी पुराने दुश्मन की ही शक्तियां थी। अपने मन में आए इस ख्याल से नागेश ने घबराकर एक नजर विद्युत की ओर देखा, जो अब भी ट्रेनिंग कर रहा था।
आज विद्युत को ट्रेनिंग करते हुए 4 दिन हो चुके थे। तभी अचानक वहां एक भयानक परछाई नजर आई, जिसे देख नागेश की आंखें सिकुड़ गई। कौन है वो भयानक परछाई? किस पुराने दुश्मन के? विद्युत और नागेश परछाई गया था, तब से इस जानवर को नागेश जानता था। यही वजह थी कि नागेश की आंखें उस भयानक परछाई को देखकर सिकुड़ गई थी। ये और कोई नहीं, पर्पल पॉइजन बीस्ट था। यही वो बीस्ट था जिससे उसका सामना उस गुफा में हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि पर्पल पॉइजन बीस्ट नागेश से कहीं अधिक ताकतवर था। अगर उस समय नागेश के साथ नाज ना होती तो वो एक भयंकर मुसीबत में फंस गया होता। इस बीस्ट से मुकाबला करना नाज के ही बस की बात थी। यही वजह थी कि उस पर्पल बीस्ट की भयानक शक्ति को महसूस कर नागेश ने मन ही मन कहा, गड़बड़ हो गई। अगर इस पर्पल बीस्ट को विद्युत की मौजूदगी का पता चल गया तो ये विद्युत को ट्रेनिंग में देखकर उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जब पर्पल बीस्ट ने नागेश को वहां देखा तो वो उसे एक पल में ही पहचान गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस बीस्ट ने नागेश को नजरअंदाज कर दिया और उसके पास से गुजर गया। जब नागेश ने ये देखा तो एक पल के लिए उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर गंगा जल मूल तत्व शक्ति बवंडर के गोले की ओर गई, जिसे पर्पल बीस्ट अपनी आंखों की चमक के साथ घूर रहा था। हालांकि नागेश दिव्य नाग कबीले का वंशज होने के कारण महसूस कर पा रहा था कि पर्पल बीस्ट को उस गंगा जल मूल तत्व शक्ति गोले के पास जाने से डर लग रहा था। इसलिए वो हड़बड़ाकर वहां से गहराई में जाने लगा। अचानक नागेश की हैरानी ये सोचकर बढ़ गई कि अगर पर्पल बीस्ट ने उस मूल तत्व शक्ति को हासिल करने की कोशिश की तो दिव्य गंगा जल मूल शक्ति बीस्ट का ध्यान उसकी ओर खिंच जाएगा। यहाँ नागेश इस बात को सोचकर परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर पर्पल बीस्ट देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने उस जगह में समा गया जो देखने में भले ही छोटी थी, लेकिन शायद वो जगह काफी गहरी थी। धीरे धीरे पर्पल बीस्ट के शरीर की शक्तियां भी धुंधली पड़ती गई और जब नागेश को उसकी शक्ति महसूस होनी बंद हो गई तब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। नागेश एक पल सुकून की सांस ले पाता कि तभी वहां उसे एक और बहुत खतरनाक शक्ति की लहर महसूस हुई, जिससे तालाब के भीतर का शांत पानी भी बुलबुले के साथ ऊपर उठने लगा। इसे महसूस कर नागेश का ध्यान तुरंत विद्युत की ओर गया और उसने हड़बड़ाकर विद्युत की ओर देखा, जिसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा शक्तियों का बवंडर घूम रहा था। ये बवंडर गंगा जल मूल तत्व शक्ति बवंडर के मुकाबले छोटा था, जो शांत और धीमी रफ्तार से घूमते हुए शक्तियां नीले गोले में भर रहा था और उस जगह पर बन रहा था जहां कुछ वक्त पहले दिव्य गंगा जल मूल शक्ति बीस्ट ड्रैगन ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत के सिर पर घूमता बवंडर तो भयानक होता जा रहा था और उसके बीच नागेश को एक हल्की नीली पीली रोशनी नजर आ रही थी, जिसे देख नागेश ने मन ही मन कहा, विद्युत मूल रैंक हासिल करने वाला है और इसके चारों ओर इतनी अधिक शक्तियां हैं जिन्हें सोखने में अगर ये नाकाम रहा तो कहीं ये बुरी तरह जख्मी ना हो जाए। विद्युत के शरीर से निकलती शक्तियों की लहरों ने बहुतों का ध्यान उस तालाब की ओर खींच लिया था। नाज ने हैरानी से महाशक्ति दाना और वैद्य नजूमी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है तालाब में कोई हलचल हो रही है। इसका मतलब विद्युत जिंदा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इस बार नाज ने हड़बड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके सामने 4 दिन से नीले ड्रैगन और पिशाच साम्राज्य के रहस्यमयी बूढ़े योद्धा के बीच खतरनाक मुकाबला चल रहा था। नाज उनका ध्यान तालाब की ओर खींचकर विद्युत को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। नाज की बात सुनकर नजूमी और दाना का ध्यान भी तालाब की ओर गया। उन्होंने जब तालाब में उठते बुलबुलों को देखा तो गंभीर आवाज में कहा, नाज, मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत ठीक होगा, लेकिन हम अब भी उस महाशक्ति गंगा जल मूल शक्ति ड्रैगन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उस तालाब की ओर जाना शुरू किया तो नीले ड्रैगन को पता चल जाएगा। हमें कुछ और देर रुकना होगा। मौजूदा हालात देखकर मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस मुकाबले का फैसला होने वाला है। उसके बाद तुम उस तालाब में जाकर विद्युत की तलाश करना। इस बीच मैं और वैद्य नजूमी बुजुर्ग सजैन के साथ सबको रोकने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर दाना ने एक गहरी सांस ली और चिंतित होकर कहा, भले ही इन 4 दिनों में मेरी शक्तियां वापस बढ़ गई हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नागिनी कबीले का इलाका है। भले ही पहले दर्जे के नागिनी कबीले के बुजुर्ग के अलावा कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन 7 शक्ति रैंक के योद्धा आसानी से किसी महाशक्ति रैंक के योद्धा को मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं भले ही पहले और दूसरे दर्जे के नागिनी बुजुर्गों को मुकाबले में हरा सकता हूँ, लेकिन उनकी मिली जुली शक्तियों को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता। इसके अलावा उनके पास मौजूद है नागिनी कबीले की वो खास तकनीक जिसे नाग शक्ति कवच कहते हैं। 7 शक्ति रैंक के योद्धाओं और 2 महाशक्ति रैंक के योद्धाओं के साथ उस तकनीक की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि हम सब मिलकर भी उसे तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में हम लोग धीरे धीरे कमजोर पड़कर मारे जाएंगे। इतना कहकर महाशक्ति दाना चुप हो गए। वहीं दूसरी ओर नीले ड्रैगन के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और वो तेज रफ्तार में हमला कर बेताल दल के रहस्यमयी बूढ़े आदमी को हराने की कोशिश करने लगा, जिसे देख उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मूल शक्ति ड्रैगन, हार मान लो, मेरी शक्तियां तुमसे ज्यादा है और तुमने तो अभी शरीर के बदलाव की गोली भी नहीं खाई। इस वजह से तुम मुझे हराने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। ऐसा कहते हुए उसने अपने आसपास फैले खून के समुद्र को पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया, जिसे देख नीले ड्रैगन के चेहरे पर परेशानी और बढ़ गई। भले ही जल मूल तत्व शक्ति को सोख कर नीले ड्रैगन की ताकत काफी बढ़ गई, लेकिन उसकी काबिलियत पिशाच साम्राज्य के बेताल दल के योद्धा से कम थी। अब उसके शरीर से गंदे सूखे खून की बदबू आ रही थी। इसके साथ ही उसकी शक्तियां और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी।
वहीं दूसरी ओर नीले ड्रैगन को शरीर में एक कमजोरी महसूस हो रही थी, जो उस अजीबोगरीब खूनी समुद्र तकनीक के इस्तेमाल के कारण थी, जिसका इस्तेमाल उस रहस्यमय बूढ़े ने किया था। अचानक शक्तियों के बढ़ने से उस रहस्यमय बूढ़े की रफ्तार भी बढ़ गई थी, जिसके चलते वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल नीले ड्रैगन के सर पर नजर आया। उसने अपने शरीर से लाल खून जैसी शक्तियों को निकालकर एक बड़े पंजे में बदल दिया, जो सीधा जाकर नीले ड्रैगन के सर से टकराया। अचानक हुए उस हमले के लिए तैयार न होने के कारण नीला ड्रैगन तेज रफ्तार में पीछे हटने लगा, जिसे देख वैद्य नजूमी ने हड़बड़ाहट के साथ कहा, ये पिशाच साम्राज्य के वेताल दल का रहस्यमय बूढ़ा तो उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। लेकिन जब उनकी नजर नागिनी कबीले के बुजुर्गों पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उनके चेहरों पर परेशानी का नामो निशान तक नहीं था। सिर पर हुए खतरनाक हमले से नीला ड्रैगन संभल भी नहीं पाया था कि तभी रहस्यमय बूढ़ा एक बार फिर नीले ड्रैगन के पीछे दिखाई दिया और उसने अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालकर तेज रफ्तार से एक ताकतवर हमला कर दिया, जो शक्तियों के 10 पंजों में बदलकर नीले ड्रैगन के क्रिस्टल से टकरा गया और उसके नीले सुंदर चमकते क्रिस्टल टूटकर बिखरने लगे। तभी एक ऐसी दर्द भरी भयानक चीख वहां सुनाई दी, जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाए। उस दर्दनाक चीख में एक शैतानी हंसी भी शामिल हो गई थी, जो किसी और की नहीं बल्कि वेताल दल से आए रहस्यमयी बूढ़े की थी। उस रहस्यमयी बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं वेताल दल का मामूली बुजुर्ग नहीं बल्कि एक तांत्रिक बुजुर्ग हूँ। ड्रैगन, मैं बस तेरी शक्तियों को कम कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तेरे शरीर पर चढ़ा कवच कोई मामूली कवच नहीं है और इस मूल तत्व शक्ति से तेरे जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। लेकिन अब जब तेरी शक्तियों का कवच टूट गया है तो अब तुझे इसे फिर से बनाने में सालों का समय लग जाएगा। तब तक मैं तुझे और उस गंगाजल मूल शक्ति को काबू करके ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां एक भयानक आवाज सुनाई दी। किसी ने उस रहस्यमय बूढ़े से कहा, मुझे नहीं लगता तांत्रिक बुजुर्ग सौरंग। जैसे ही सभी को ये आवाज सुनाई दी, अचानक शक्तियों का तूफान जंगल की गहराई से निकल कर आने लगा। कोई महसूस तक नहीं कर पा रहा था कि वो आवाज किसकी है और वो इंसान कहाँ मौजूद है, लेकिन उस शक्ति से भरी आवाज ने सभी के शरीरों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। तभी वहां वही आवाज फिर से सुनाई दी। उस शख्स ने आगे कहा, नागिनी बुजुर्ग, मूल शक्ति कवच को तैयार करो। मैं भी तो देखूं कि मेरी कोहरे की घाटी में आए विहान दल, वेताल दल और मेरा अजीज दोस्त महाशक्ति दाना बचकर कैसे जाते हैं। उस आवाज को सुनते ही और उस खतरनाक शक्ति को महसूस करते ही महाशक्ति दाना ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, ये आवाज और ये शक्तियां तो बहुत जानी पहचानी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस शक्ति से अनुमान तक नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये आखिर कितनी ताकतवर है। ऐसा कहते हुए महाशक्ति दाना की आवाज में गंभीरता और चेहरे पर परेशानी थी, जिसे देखकर वैद्य नजूमी ने कहा, अगर वो इंसान सामने ना आकर भी आसानी से हम सभी को महसूस कर सकता है, मतलब वो। और इससे आगे नजूमी कुछ कहते, दाना ने दांत पीसते हुए उनकी बात को पूरी होने से पहले ही काट दिया। साथ ही कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही वहां मौजूद नजूमी, नाज और बुजुर्ग सजैन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनकी बात सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जहां एक और विद्युत उस रहस्यमय झरनों से जुड़े तालाब के अंदर अपने जख्मों को ठीक करने के साथ ही अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उस तालाब के बाहर खड़े हुए वो सभी विद्युत की सलामती के बारे में सोच रहे थे। ऐसे में किसी नए दुश्मन के आ जाने से वैद्य नजूमी, महाशक्ति दाना, नाज और बुजुर्ग सजैन के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी थी। ऐसा क्या कहा महाशक्ति दाना ने?